सो वेलकम बैक टू माई चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूं, देखो वो स्टॉक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है और मतलब काफ़ी सस्ता स्टॉक की कैटेगरी में आता है। सिर्फ 70 रुपये से भी कम का स्टॉक है। मैंने कई बार इस स्टॉक की वीडियो भी बनाई है पहले। अभी स्टॉक में वीडियो बनाने का रीज़न है, अगर आप इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ है स्टॉक से रिलेटेड, प्लस यहाँ पर ब्रोकर्स ने भी इस स्टॉक पर फोकस किया है। लेकिन अभी मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि ब्रोकर्स के कहने पर आप इस स्टॉक में जाओ। एक बार थोड़ा सा खुद भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करना और उसके बाद डिसीजन लेना आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। मेरा पर्सनल क्या ओपिनियन है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन फिर भी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेना स्टॉक में एंट्री या एग्जिट से पहले। और नहीं कुछ समझ आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिल जाएगा। कमेंट करके बताना अगर आपके पास स्टॉक है जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। स्टॉक का प्राइस 67 रुपये 21 पैसे। आज स्टॉक में 1% के आसपास की तेज़ी। 6 महीने का चार्ट अगर आप देखोगे तो 1% की गिरावट है, लेकिन अगर आप इसके नीचे लॉ से कंपेयर करोगे तो स्टॉक ने लगभग 30% की रिकवरी की है। ये देखो यहाँ से, मतलब स्टॉक जो है अब रिकवरी मोड में नजर आ रहा है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है भाई, स्टॉक रिकवरी मोड में नजर आ रहा है। और जो अभी मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। लेकिन फिर भी आपको एक बात क्लियर बता रहा हूं, अगर आप इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं सिर्फ इस न्यूज़ के बेस पर, वीडियो को पूरा देख लेना, समझना, उसके बाद डिसीजन लेना। आधी देखकर डिसीजन लोगे देखो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आप समझना, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ मेरा मकसद आपको न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन या फिर सिर्फ टेक्निकल चार्ट अपना ओपिनियन शेयर करना नहीं है। आपको इस वीडियो में समझाना है कि आपको क्या करना चाहिए अगर ऐसी सिचुएशन हो। तो यहाँ पर आपने देखा पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो अभी भी 19.5% के डिस्काउंट पर मिला है, लेकिन वही लॉसेस ने अब जो है अपना रिकवरी स्टार्ट कर दी है। बट अब न्यूज़ क्या है, आप चाहे तो खुद भी सर्च कर सकते हैं। पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा सारा डेटा। देखो ये जी बिजनेस का आर्टिकल है, इसके अलावा और भी है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इकोनॉमिक्स टाइम्स और अलग अलग वेबसाइट्स के आर्टिकल हैं। बट मैं जी बिजनेस का आर्टिकल आपको दिखाने वाला हूँ। 62 वाले प्राइवेट बैंक के शेयर में आ गए खरीदारी का टाइम, जाने जेफरीज का टारगेट। तो क्या है देखिएगा, अब यहाँ पर इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करना जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। 62 रुपये वाले प्राइवेट बैंक के शेयर में आगे खरीदने का टाइम, जेफरीज का टारगेट जाने। 7,500 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग के बाद ब्रोकरेज ने IDFC फर्स्ट बैंक में शेयरों में खरीदने की सलाह दी है, जानिए नया टारगेट। सबसे पहली चीज़, ये कंपनी 7,500 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग करने वाली है। इसमें पॉजिटिव पॉइंट क्या है, चलो फंड रेजिंग कर रही है, इसमें पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इतनी फंड रेजिंग की उम्मीद नहीं थी। अपनी उम्मीद के ऑलमोस्ट दुगनी फंड रेजिंग ये कंपनी करने वाली है और इनको इन्वेस्टर मिल भी गए, ऐसा नहीं है। अभी मैं आपके साथ सारी डिटेलिंग शेयर करूंगा, तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है भाई। मान लो मेरी कंपनी है, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कहीं से 200 करोड़ का इंतजाम हो जाए और मुझे मिलने लगे 400 करोड़, तो भाई मेरा तो फ़ायदा हो गया। मैं तो 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सोच रहा था, अब मेरे पास 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया, तो मैं तो बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश करूँगा। तो ये पॉजिटिव चीज़ हो गई। इनका 7,500 करोड़ की फंड रेजिंग जो है इनको मिलने वाली है। इनकी उम्मीद 4,000 करोड़ के समथिंग की थी कि भाई 4,000 करोड़ के समथिंग मिल सकती है, ऐसा बाजार को अनुमान था। लेकिन हुआ क्या, मिल रही है 7,500 करोड़ की। चलिए डिटेल में जानते हैं आखिर ऐसा क्या है, क्यों है, कौन फंड रेजिंग कर रहा है, उसके बेस पर स्टॉक में फोकस कैसे रखना है, समझिएगा इस चीज़ को। प्राइवेट सेक्टर के IDFC फर्स्ट बैंक ने बोर्ड ने 17 अप्रैल में 7,500 करोड़ की फंड रेजिंग की मंजूरी दे दी है। प्रेस नोट में बताया कि वारबर्ग, पिनकस एंड ADIA अबू धाबी वाली जो इन्वेस्टमेंट है उसमें मिलकर टोटल 7,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे। इससे कंपनी के आगे के ग्रोथ को बूस्टर मिलेगा। ये इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंशियल इक्विटी शेयर के जरिए होगा। ऐलान के बाद ग्लोबल एनालिस्ट जेफरीज ने इस स्टॉक पर खरीदने की सलाह दी है। किसने? जेफरीज ने। अभी ज़रा इस चीज़ को समझना, ब्रोकर अगर आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको आंख बंद करके जाना है। हाँ, ये बात अलग है, देखो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ होती है भाई। कोई ब्रोकर किसी स्टॉक में बाय करने के लिए रेटिंग दे रहा है तो ज़रूर उसके पीछे एक रीज़न है, उनकी एनालिसिस है, कुछ ना कुछ तो सोच समझ के पर्टिकुलर रीज़न देते हैं वो, उसके बाद ही स्टॉक में बाय करने के लिए सलाह करते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रीज़न है, तो एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। लेकिन आँख बंद करके हम उसमें स्टॉक में एंट्री लें, ये नहीं है बिल्कुल भी ठीक। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 62 रुपये के आसपास, बल्कि ये तो कल का आर्टिकल है, अभी तो 67 रुपये के आसपास स्टॉक का प्राइस चल रहा है। तो IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर जो है 67 रुपये के आसपास बंद हुआ है। जेफरीज ने कहा कि समझौते के मुताबिक वारबर्ग जो है अपनी एफिलिएट कंपनी की मदद से 4,876 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी, जबकि ADAI यानी कि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी अपनी सब्सिडरी की मदद से 2624 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। तो कुल मिलाकर ये 7,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है।
ये फंड रेजिंग जो है उम्मीद से ज़्यादा रहा, जो कि मैंने आपको बताया था। फाइनेंशियल ईयर 26 में 3000 करोड़ रुपए और फाइनेंशियल ईयर 27 में 4000 करोड़ की फंड रेजिंग का अनुमान था। यहाँ पर 26 में ही 3000 करोड़ की थी और 7 में 4000 करोड़ की फंड रेजिंग का अनुमान था। इन्होंने 2026 और 27 दोनों को मिलाकर उससे भी ज़्यादा का फंड रेज कर लिया है। कितना? 7500 करोड़। ये फाइनेंशियल ईयर 26 और 27 को मिलाकर टोटल 7000 करोड़ का फंड का जो है अनुमान था। इन्होंने इसी बार जो है 7500 करोड़ का कर लिया है। इसकी वजह से बैंक का टियर 1 कैपिटल बढ़ जाएगा। वो तो बढ़ेगा ही भाई, जब इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो यहाँ पर, ठीक है। अब इसके टारगेट वगैरह क्या रहेंगे उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फंड रेजिंग के कारण 26-27 फाइनेंशियल ईयर में बैंक का आरओई पर असर देखने को मिलेगा। अच्छी बात यह कि बैंक के रिटेल लोन ग्रोथ और डिपॉजिटरी ग्रोथ में सुधार आया है। समस्या कहाँ है? सिर्फ माइक्रो फाइनेंसिंग को लेकर है। माइक्रो फाइनेंसिंग मतलब छोटे छोटे जो लोन होते हैं वो। देखो यार, छोटे छोटे लोन का मैटर देखो ऐसा है, अभी हम लोग जानते हैं इंडिया में क्या सब चीज़ें चल रही हैं, बेरोज़गारी और कि कितनी कितनी सिचुएशंस ख़राब चल रही हैं। और मतलब अगर मैं खुद अपने एग्जांपल लूँ, मैं एक छोटा सा लोन भी लेता हूँ तो मुझे उसकी इंस्टॉलमेंट भरने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इतने सारे खर्चे हैं। और गवर्नमेंट ने देखो भाई, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, हर जगह से जीएसटी टैक्स ये वो कमाई है नहीं, गवर्नमेंट उसमें से भी जो थोड़ा बहुत है उसमें से भी ले रही है। तो कैसे कैसे तो भाई चल रहे हैं सबके लोग। मिडिल क्लास फैमिली तो देखो इस चीज़ में है ही परेशान, कैसे कैसे तो खर्चे चल रहे हैं। उस सिचुएशन में ये है। तो माइक्रो फाइनेंस को लेकर मतलब ऐसा है कि सिर्फ इस पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं, पूरे इंडस्ट्री में, पूरे सेक्टर में, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो चाहे वो एनबीएफसी सेक्टर हो, माइक्रो फाइनेंसिंग को लेकर बहुत समस्या है। और यहाँ पर बताया भी गया है समस्या पूरे सेक्टर के लिए, सिर्फ पर्टिकुलर एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए नहीं है। ऐसे एनालिस्ट ने बाय रेटिंग के साथ 73 रुपये का टारगेट दिया है। आप देखो यहाँ पर भाई 73 रुपये का टारगेट, स्टॉक का प्राइस चल रहा है 67 रुपये। 5 रुपये की तेज़ी के लिए आप स्टॉक में एंट्री लोगे, अगर हम परसेंटेज वाइज भी कैलकुलेट करें तो 7-8% के आसपास का रिटर्न बैठता है। 7-8% के लिए हम इस स्टॉक में एंट्री लेंगे। अब ज़रा समझना पूरा गेम, अभी मैं आपको टेक्निकल चार्ट पर चलकर भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर इसके बारे में सब चीज़ें डिस्कस की गई हैं और इन्होंने बताया कि इनके जो कासा यानी कि करंट अकाउंट और जो सेविंग अकाउंट है उनका रेशियो कितना हुआ है, 8.7% से बढ़कर 47.7% पर बढ़ गया है। लगभग 6x उछाल देखने को मिला है। बहुत कमाल की चीज़ है ये। और इसके अलावा इनका लोन बुक भी डबल हो चुका है ऑलमोस्ट। और भी चीज़ें यहाँ पर शेयर की गई हैं। बाकी देखो मैं डिटेल वीडियो में शेयर करूँगा आपके साथ, क्या इसके फंडामेंटल फाइनेंशियल ग्रोथ के क्या चांसेस हैं, फ्यूचर में कंपनी कैसी परफॉर्मेंस कर सकती है, सब चीज़ें मैं डिटेलिंग वीडियो में शेयर करूँगा। कॉमेंट कर देना, मैं जब भी डिटेल वीडियो बनाऊँगा उसकी आपके साथ शेयर करूँगा। अभी पॉजिटिव न्यूज़ है, कंपनी 7500 करोड़ के समथिंग का इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है, लेकिन इसका इम्पैक्ट भी क्या होगा, लॉन्ग टर्म में पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में नहीं। अब यहाँ पर ब्रोकर भले ही कुछ भी कहे 73 रुपये का टारगेट दे, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, मैं कभी भी 73 रुपये के टारगेट के लिए 67 रुपये वाले स्टॉक को कभी भी एंट्री नहीं लूँगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मेरे कहने पर आपको नहीं जाना है, ये आपको खुद से डिसीजन लेना है। लेकिन आप खुद सोचो, 73 रुपये का टारगेट और 67 रुपये का स्टॉक का प्राइस, 5.5 रुपये की तेज़ी के लिए मैं कभी भी स्टॉक में एंट्री नहीं लूँगा। स्विंग ट्रेड के लिए मौका बनता है तो मैं खुद से रिसर्च करता हूँ, मैं सिर्फ इस न्यूज़ के बेस पर बिल्कुल नहीं जाऊँगा। कैसे? अब जरा पहले एक बार एनालिस्ट का व्यू देख लो आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देखेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, थोड़ा सा ज़रा स्क्रॉल कीजिएगा, ये देखिएगा यहाँ पर 19 एनालिस्ट की यहाँ पर हमें रेटिंग देखने को मिल रही है। 19 में से 32% बाय, 16% आउटर परफॉर्मर, 26% होल्ड और 26% अंडर परफॉर्मर। सेल के लिए कोई भी नहीं कह रहा है, लेकिन अंडर परफॉर्मर 26% बोले हैं, लेकिन मोस्टली क्या है, बाय और होल्ड। और ये जो रेटिंग है अगले 1 साल के हिसाब से आती है कि भाई अगले 1 साल में स्टॉक कैसी परफॉर्मेंस कर सकता है। तो अगले 1 साल में स्टॉक में तेजी आने की उम्मीद है, ज़्यादातर एनालिस्ट का ऐसा मानना है। वहीं पर पब्लिक क्या कहती है, ज़रा पब्लिक का भी देख लो। तो यहाँ पर 75% बाय और 25% सेल, ऐसा पब्लिक का ओपिनियन है। टेक्निकल क्या कहता है, टेक्निकली बेस पर अगर आप स्टॉक में जाओगे तो भाई देखो, अगर आप इस लेवल पर स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक में गिरावट ही हो, लेकिन यहाँ से एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो स्विंग ट्रेड वालों को यहाँ पर परेशानी होगी अगर आप इस लेवल पर एंट्री लेंगे तो। इसीलिए 67 रुपये के स्टॉक के लिए लेने के बाद आप 73 रुपये के लिए रुकेंगे, लेकिन उससे पहले स्टॉक में एक डिप देखने को मिलेगा। तो बेटर है आप इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पर रखें। स्टॉक जब नीचे आएगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं,
2-4 रुपये 5 रुपये नीचे आएगा, उसके बाद आप एंट्री लेंगे, तब आपको यहाँ पर 12 से 15% का शॉर्ट टर्म में रिटर्न मिल सकता है। बट उसके लिए आपको देखो टेक्निकल आना चाहिए। अब टेक्निकल बहुत कम लोगों को आता है, तो मैं आपको बता दूं अगले महीने से हमारे यहाँ पर मेंबरशिप स्टार्ट होने वाली है। तो ज्वाइन बटन आपको यहाँ पर नजर आएगा, जिसमें हम हर महीने आपको स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक प्रोवाइड करेंगे। तो आप उस मेंबरशिप को ज्वाइन कर लेना। अगले महीने में ये मेंबरशिप ऐड कर दूंगा। बट अभी इस स्टॉक में स्विंग ट्रेड के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा रिस्क नजर आता है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। देखो वैसे तो मैं बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी छोटे छोटे मौके बनते हैं, तो टाइम फ्रेम के हिसाब से हम थोड़े से इंडिकेटर के बेस पर, न्यूज़ के बेस पर कभी कभी छोटे छोटे प्रॉफिट ले लेते हैं। बट अभी फिलहाल इस स्टॉक में मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, भले ही कितनी भी पॉजिटिव न्यूज़ हो। मैंने कहा था ना, एक्सपर्ट्स के कहने पर डायरेक्ट आपको नहीं जाना है, खुद भी थोड़ा सा इन सब चीज़ों के बारे में सोचना है। और मुझे यहाँ पर बिल्कुल ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। लॉन्ग टर्म के पर्पज से आप चाहें तो जा सकते हैं, थोड़ा सा नीचे आएगा तो एवरेज कर लेना, बाकी स्विंग ट्रेड शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल नहीं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब आपको क्या लगता है, इस न्यूज़ के बेस पर स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। और बाकी कोई डाउट कोई क्वेश्चन है, अपना कोई ओपिनियन शेयर करते हैं तो भी कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह की डेली अपडेट शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।